नमस्कार दोस्तों, जनता टीवी पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश पनेरू जी। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। सक्रिय राजनीति की शुरुआत कहां से की और कब से की? देखिए, हम रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में नारायण दत्त तिवारी जी की प्रेरणा से हमने राजनीति का पहलू समझा और 96 में मैं छात्र संघ का यहाँ जनरल सेक्रेटरी रहा। हाँ जी। और उसके बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उससे पहले मैं लगातार भागीदारी की और 96 के बाद लगातार तिवारी जी के आशीर्वाद से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य पोखलकांडा, अपना जो मेरा मूल गांव है, वहाँ से चुना गया। उसके बाद फिर नारायण दत्त तिवारी जी ने मुझे अपनी मुख्यमंत्री काल में सलाहकार पशुपालन, कृषि, ग्राम विकास बनाया और तब से लगातार हम संघर्ष में आगे बढ़े हुए हैं और नारायण दत्त तिवारी जी के पद चिन्हों पर चलकर उन्हीं की विचारधारा के, उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे भी, आप नारायण दत्त तिवारी जी के आप संपर्क में आए थे या कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि थी किस तरीके की? मेरे दादाजी नारायण दत्त तिवारी जी के संपर्क में थे और उस दौरान वो गांव में मालगुजारी होती थी, प्रधानचारी जिसे, तो मालगुजार थे गांव के, रकम वकम जो भी सरकारी राजस्व जो वसूली वो करते थे। तो तिवारी जी से उनका डायरेक्ट संपर्क था, उनसे हम प्रभावित थे तिवारी जी से। तो फिर मेरे बड़े ब्रदर नारायण दत्त तिवारी जी जब उद्योग मंत्री रहे तो उनके सहायक के रूप में उन्होंने 10-15 साल काम किया। तो निश्चित रूप से फिर हम परिवार में भी छात्र राजनीति से तिवारी जी से प्रभावित होकर लगातार उनके विचारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और संघर्षों का रहा है। मैं खुद भी आपसे परिचित हूँ, चाहे छात्र राजनीति हो, चाहे इसके मेन राजनीति हो। आपने संघर्षों में मैंने कभी कमी देखी नहीं। तो कुछ ऐसी विशेष उपलब्धियां भी आपने संघर्ष किया या कुछ उपलब्धियां भी आपके खाते में हैं जिसको आप बताना चाहें जनता को? नहीं, आप अगर पूरे नैनीताल लोकसभा की बात करूं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं अगर संघर्षों की बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पोखलकांडा से क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव फाइट किया। मैंने अपने गांव में हॉस्पिटल नहीं था, एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल की तिवारी जी के आशीर्वाद से हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई। एक छिड़ाकान मिडार मोटर मार्ग है जो लगभग 20-22 किलोमीटर है, उसको बनाने का काम किया। लोग वहाँ 20-22 किलोमीटर पैदल जाते थे, लड़कों से कोई शादी नहीं करता था, बहुत इंटीरियर था, डोली में लोग प्रसव पीड़ा के लिए महिलाएं रास्ते में दम तोड़ती थी। तो तिवारी जी के आशीर्वाद से हमने वो सड़क बनाने का काम किया। उस टाइम हमारे सांसद डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल थे, तो मेरा उनसे कई बार हुआ कि मैं तीखी बहस हुई कि ये सड़क को बनाना है। तो हमने ऐसे बहुत सारे मेरे गाँव पतलोट से आगे लोहार डोबा गोनियारों तक सड़क जाती है, 25 किलोमीटर करीब, उस सड़क को बनाने का काम किया। तो इस तरह से हमने विकास की अनंत एक वो रखी। और उसके बाद जब मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी अभी भी हूँ आपके आशीर्वाद से, हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री बने तो मैं ये अपने हरीश रावत जी हमारे उत्तराखंड के रोदा हैं और उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय रहे, तो मेरे संघर्ष को जानते थे। हमने पन्नगर में ठेका कर्मियों की जो लड़ाई थी, 2500 ठेका कर्मी थे, तो 2500, तो उसके लिए मैंने सरकार के खिलाफ पार्टी का महामंत्री होते हुए मैंने जन आक्रोश रैली पन्नगर में निकाली। कांग्रेस के शासनकाल में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और किशोर उपाध्याय जी अध्यक्ष थे और मैं पार्टी का महामंत्री था। तो मैंने कहा ये मांग को पूरी करो, क्योंकि हम जो कहते हैं उसको जब हम शासन सत्ता में होते हैं उस टाइम हमको जबान चेंज ही नहीं करनी। तो हालांकि मुझे रावत जी ने फिर प्रेस करी, आप सारे मीडिया के, शायद महेंद्र भाई हमारे ऊपर थे, उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया फोन कॉल के माध्यम से। मैंने आंदोलन विड्रॉ नहीं किया, मैंने आंदोलन किया और उसका परिणाम हुआ कि पन्नगर ठेका कर्मी जो हटने वाले थे वो नहीं हटे और उनका मानदेय बढ़ाने का शासनादेश जारी हुआ। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो उसको लागू नहीं करा पाई, वहाँ के जो भी जनता लागू नहीं, शासनादेश हो गया है, हाँ, तो लागू नहीं करा पाए। तो अब हरीश पनेरू तो कोई विधायक या सांसद तो है नहीं कि मैं लागू करा लेता, मेरी जितनी हैसियत थी वो मैंने कराया। अब वो मैंने छोड़ दिया तो वहीं रह गया। इसी तरीके से जवाहरनगर में एक पैदल मार्ग का मामला था, उसके लिए मैंने आंदोलन किया अपनी सरकार के टाइम में की, तो वो भी मैंने आमरण अनशन से जवाहरनगर के तमाम लोगों से, अक्षत गुप्ता जी यहाँ डीएम थे, तो वो मेरा धरना तोड़वाने, डीआरएम बरेली से आए, रेलवे की फोर्स कम से 500-700 फोर्स थी, तो हमने तब वो रास्ता खुलवाया। आज वो रास्ता बंद हो गया। तो जहाँ जहाँ भगवान की कृपा है
और जहाँ जहाँ आपके आशीर्वाद से, आप तो जानते हैं, आप तो मेरे छोटे भाई रहे हैं छात्र जीवन से, मैं तो आपका भी जिक्र करना चाहता हूँ। बीएससी आंदोलन कोई सोच नहीं सकता था कि रुद्रपुर में बीएससी आएगी, तो हमने कितना बड़ा तांडव, गौरव अग्रवाल जी यहाँ एसएसपी थे, भगत सिंह चौक में आपने बीएससी कैसे लाई, आपके सामने है। तो हमारा संघर्षों का एक इतिहास रहा है और मुझे संघर्ष करने में बड़ा मजा आता है। लोग तो डरते हैं, मैं ये कहता हूँ, हे भगवान, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे आगे मत बढ़ाना, और मैं सच्चा हूँ तो मुझे शक्ति देना। और यही कारण है कि भगवान मुझे शक्ति देता है और विजयश्री मिलती है। जो सरकार आज, मैं आपको बताऊं कि यहाँ ये फिटनेस सेंटर का मामला चल रहा है, अभी 3 सालों से हल्द्वानी में भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, पहले मैंने वो बंद करवाया, और अब रुद्रपुर की बारी है। रुद्रपुर का फिटनेस सेंटर, कल गवर्नमेंट को आदेश करना पड़ा कि ये फिटनेस सेंटर बंद होगा, रुद्रपुर वाला भी, उस पर जांच चल रही, बंद कर दिया। आरटीओ के यहाँ फिटनेस हो रही, 15,000 रुपये लेता था। लेकिन हमारे जो शासक वर्ग हैं, चाहे वो शासन प्रशासन है, चाहे वो शासन हमारे जो भाग्य विधाता है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जब ऐसे मुद्दे पर आते हैं तो जमीन से गायब मिलते हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य छोटा जरूर बना है, लेकिन इसमें जो है प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जो प्रतिभाएं हैं वो भ्रष्टाचार के आखंड के कारण उनको उभरने नहीं दिया जाता। क्या आपके इन संघर्षों को देखते हुए, जनता में पैठ को देखते हुए, बीजेपी से कभी ऑफर नहीं आया कि आप हमारे साथ आ जाओ? नहीं, मैंने कहा ना, मैं नारायण दत्त तिवारी जी का शिष्य रहा हूँ और एक सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं। वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं वो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत सम्मान देते हैं। अभी ये फिटनेस सेंटर का मामला ले गया तो सरकार नहीं चाहती, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करा ही लेता, मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ। उन्होंने देखा कि ये सही मुद्दा उठा रहा है, तो मैं उत्तराखंड सदन में मिला, उन्होंने कहा हाँ ये गलत हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब नहीं होगा तो मैं ऐसे ऐसे आंदोलन करूंगा। तो हल्द्वानी का बंद हुआ तो उन्होंने संज्ञान लिया, डीएम को कहा, डीएम साहब ने बैठक ली और ये भी बंद हो रहा है। तो हम संघर्ष, मैं आंदोलन, कल मेरा आंदोलन है बहुत बड़ा उसी फिटनेस सेंटर को कि परमानेंट बंद गया है, इसका हल निकाला जाए। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी में हमारे मित्र नहीं है, लेकिन एक विचारधारा, हमने सिद्धांत, मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरा बैर गलत नीतियों से है, मेरा बैर गलत सिद्धांतों से है, मेरे अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा है। हम पार्टी के सिपाही जरूर है, लेकिन पार्टी के अंदर भी अगर कोई गलत निर्णय होता है तो हम उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पर रख के उसको अवगत कराते हैं और उसके खिलाफ करते हैं। और उसका परिणाम है कि कई बार अपनों का शिकार बनना पड़ता है। चलो, बात तो शिकार करते ही करते हैं, कई ऐसे पार्टी के अंदर शिकारी होते हैं कि जो मेरा शिकार करने में लगे रहते हैं हर टाइम। अब उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो कब का मेरे को नेस्ता नाबूद करते, तो ऊपर वाले की और आपका आशीर्वाद है कि हम जिंदे हैं आज भी। और लगातार संघर्ष में जितना जो, जब कहते हैं ना, हमारे पहाड़ में एक है कहावत है, पहाड़ में जो मैंने वो जीवन देखा, हमारे यहाँ कहते हैं काठक शेर, ये जो सिर होना चाहिए ये लोहे का जैसा होना चाहिए, यानी किससे टकराए तो जो, और काठ के पैर होने चाहिए, यानी लकड़ी के जैसे पैर होना चाहिए ताकि आपको चोट ना लगे। तो हम लोग उन कठिन परिस्थितियों से निकले। भगवान की दुआ से जनता मुझे बहुत प्यार करती है और 108 के नाम से मुझे किच्चा में, किच्चा के हॉस्पिटल, किच्चा आईडीएम कौन लाया, किसी की हैसियत नहीं थी। मैं आज कह रहा हूं, अगर झूठ कर रहा हूं तो ऊपर वाला मुझे सजा दे। किच्चा में आईडीएम लाता, लेकिन उसका परिणाम आईडीएम कैसे है, मैं ही हूं। विपक्ष भी उठाता था, मैं सत्ता पक्ष में था। मैंने रावत जी से कहा, मानवेंद्र सिंह की मिल में आया कि आप माइक लेके कहा कि आप इसमें कहिए आईडीएम किच्चा में आएगा, तो उनको कहना पड़ा। और विपक्ष भी उस टाइम जो थे, विपक्ष के लोग, उन्होंने भी बार बार उठाया। वो चाहते थे कि पनेरी का श्रेय ना मिले, हम जो है हमको श्रेय मिले। हमने भाई आप विधायक हो, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं विधायक न होते हुए विधायक के बराबर संघर्ष कर रहा हूं, तो जनता प्यार दे रही, तो ये अपने आप में मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। एक सवाल मैं और आपसे पूछने जा रहा हूं, इसका आप बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। क्या आप एक अंडररेटेड जेम हैं? जेम का मतलब एक ऐसे हीरे जिसकी इसका अभी पूरा मूल्यांकन नहीं हुआ है, आपके अपने संघर्षों को देखते हुए, आपके अपने रेजिस्टेंस को देखते हुए, आपके अपने त्याग को देखते हुए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या आपका प्रॉपर मूल्यांकन नहीं हो पाया अभी तक? नहीं, अब मैं इस बारे में मूल्यांकन करने वाला, मैं किसी को मैं दिशा नहीं दे सकता हूँ। मेरी जो आइडियोलॉजी है, मैं जिसके लिए जाना जाता हूँ, मेरा काम है संघर्ष करना, और मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और मेरा मूल्यांकन हुआ नहीं हुआ, कई बार क्या होता है, मैंने कहा अपने शिकार, अपने घर में आदमी ज्यादा मारा जाता है, बाहर वाला आपको नहीं घेर सकता है। तो मुझे ये पीड़ा है कि बिल्कुल मुझे जो साजिश करता है, जो मौका परस्त राजनीति करते हैं, जो विभिन्न दलों से आए हुए लोग होते हैं, वो कई बार क्या होता है कि हाई कमांड को अपने घेरे में ले लेते हैं, गुमराह करने में सफल हो जाते हैं। तो उसका हो सकता है मैं शिकार हूं, लेकिन मुझे अपने संघर्ष पे, और निश्चित रूप से मुझे कांग्रेस पार्टी ने
15 साल से मैं महामंत्री हूँ और तिवारी जी के आशीर्वाद से मैं दर्जा राज्य मंत्री, आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं देखता कि कोई मेरे को जैम, जैसा आपने कहा कि आपका उपयोग नहीं हुआ, मैं किसी का इंतजार नहीं करता कि मुझे आदेश आएगा तब मुझे संघर्ष में कूदना है। मैं जैसे ही मुझे लगता है कि जहाँ अन्याय हो रहा है मैं संघर्ष में कूद पड़ता हूँ। यही परिणाम, यही कारण है कि मेरी कई बार कमियां होने के बाद भी पार्टी मुझे माफ करती है और कहती है कि नहीं ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो कई बार मैं भी गलत होता हूँ। आप राज्य आंदोलनकारी रहे और जिन सपनों को लेके उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की गई थी, सपने देखे गए थे, उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करनी चाहेंगे कि वो सपने पूरे हुए या नहीं हुए? आम उत्तराखंडी की पहाड़ पे क्या हालत है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है, जिस अवधारणा से मैंने जो दंश झेले, जो परेशानियां झेली, जो राज्य हमने बनाया, उसकी अवधारणा बिल्कुल भी 1% भी पूरी नहीं हुई। नारायण दत्त तिवारी जी ने जो उद्योग लगाए, जो पहाड़ के लिए उनका विजन था, वो जहाँ का पड़ा हुआ है, वो सरकार किसी की भी रही, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। इसको कहने में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं कह रहा हूँ। और आज जो हमने कल्पना की थी कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, अपना राज्य होगा, पहाड़ में शिक्षा की व्यवस्था अच्छा होगी, पहाड़ में स्वास्थ्य अच्छा होगा, आज भी एक महिला प्रसव पीड़ा के लिए रास्ते में डोली पे ले जाते दम तोड़ देती है। तो पहाड़ में आज बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ शिक्षा विहीन है। शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, इन सब चीजों में हम पहाड़ पर अभी बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हमारे भाग्य विधाता हैं उनको इस बारे में गहन चिंतन करना चाहिए। उत्तराखंड आज भ्रष्टाचार की शरण स्थली बन गया। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सारे जो है भ्रष्टाचार करने के लिए यहाँ आते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं। तो इस पर कोई गहना, ये बहुत बड़ी हमारे राज्य के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। ये बहुत दुखदायी संदेश है कि जिस राज्य की कल्पना हम सोचे थे यूपी से अलग हटा के हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कम होगा, अधिकारी अपने होंगे, आसानी से अधिकारी मिलेंगे, जनता को न्याय मिलेगा, वो सब चीजें नहीं हो पाई। इसका मुझे दुख है आंदोलनकारी। अभी उत्तराखंड बहुत कुछ करना बाकी। हाँ, राज्य आंदोलनकारियों का सम्मेलन हुआ था, तो वहां मैंने भी कहा हमारी डिमांड थी कुछ कि हमको 10% क्षैतिज आरक्षण और तमाम पेंशन बढ़ानी। मैंने कहा हम अपनी बात ना करें, कल को हमारी पीढ़ी ऐसी ना हो कि वो कहे हमें ये राज्य बनाया जिसमें हमको इतना 40% कमीशन देना पड़ा, 60% कमीशन देना पड़ रहा है। अब इस राज्य को तुमने क्यों बनाया जिसमें प्रसव पीड़ा के लिए महिला मर रही? इस राज्य को क्यों बनाया जिसकी स्कूल की छत नहीं है और जो है बच्चों में एक टीचर नहीं पढ़ाने के लिए? तो ऐसी अवधारणा हमने नहीं की थी। बुनियादी सवाल है, इस पर हमको काम करने की जरूरत है, वरना आने वाले टाइम में महती काम करने की जरूरत है। आने वाले टाइम में अगर इन क्षेत्रों में पलायन आज सबसे बड़ा मुद्दा, पहाड़ के लोगों ने सबसे बड़ा जो है पलायन कर दिया। सारे या तो हरिद्वार शिफ्ट हो गए, उधर गढ़वाल साइड के, यहाँ के जो है रुद्रपुर सिटकुल में स्थापित हो गए। तो ये पहाड़ का दुर्भाग्य है। और पहाड़ में सबसे ज्यादा जो है नशे का प्रचलन जो चल गया हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, वो स्लो पॉइजन कहते हैं ना, स्लो पॉइजन दिए जा रहे हैं नौजवानों को कि इसको एक पैक पीने को दे दो, खाने को थोड़ा सा वो दे दो, ये सोया रहेगा नशे में ताकि हमारे खिलाफ आवाज ना हो। तो इसके लिए निर्भीकता से कहने की जरूरत है कि ये हमारा भविष्य लोहे का कपाल और काठ का पैर, हम टकराने वाले लोग हैं, हम जीवट लोग हैं। हमारे लोगों ने देश की अगर आज उत्तराखंड का गौरव है, उत्तराखंड अगर हम कहते हैं हम उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड के लोगों को सम्मान से देखा जाता है, तो उसका कारण है कि इस देश में हमारा कंट्रीब्यूशन 100% है। बहुत बढ़िया बात की आपने। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारा बना रहे, कैसे बने रहे? जब हम नशेड़ी नहीं होंगे, जब हम शराब नहीं पिएंगे, नशों का सेवन नहीं करेंगे, गलत चीजों को नहीं अपनाएंगे। तो ये पहाड़ शिक्षित के लिए जाना चाहता है। वो पहाड़ आज वो पहाड़ में वो पहाड़ियत नहीं रह गई है। तो मैं पहाड़ के नौजवान लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमको अपने संस्कार, अपने देवभूमि को बनाए रखने के लिए इन सब चीजों पर भी गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और सरकारें अगर पहाड़ के प्रति ईमानदार है, सत्ता के प्रति ईमानदार होना अलग बात है, कुर्सी है बचे रहे। आज का आदमी क्या आ रहा है, वो विजन विहीन है। जो कुर्सी पे बैठ रहा है वो ये सोचता है कि मैं जब तक मंत्री हूं मैं अपना भला कर लूं, उसको पहाड़ के भला करने की चिंता नहीं। तो ऐसे लोग आगे आने चाहिए जो पहाड़ के भले के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। अभी आगे की जो आपकी राजनीतिक यात्रा है उसका क्या प्लान करते हैं आप? खुद को कहाँ देखते हैं, किस तरीके से आप रिसर्च करने वाले हैं? क्या आपकी प्लानिंग है भविष्य की? नहीं, मेरी प्लानिंग आप देखते होंगे, मुझे रुद्रपुर बुलाएं, किच्छा बुलाएं, मुझे काशीपुर बुलाएं, मुझे जसपुर बुलाएं। तो आजकल मेरा बेसिकली फोकस भीमताल विधानसभा में, वहाँ अन्याय अत्याचार, वहाँ एक चंदन हत्याकांड हुआ, मर्डर हो गया एक लड़के का 25 साल का। तो मैं वहाँ गया, लोगों ने कहा कि हत्याकांड दबा दिया गया, और मैंने उस हत्याकांड को खुलाने के लिए हजारों की संख्या हल्द्वानी में लाया। तो शासन को उसको हत्याकांड को खुला, दोषियों को जेल भेजा। तो हम इस तरीके से जहाँ वहाँ अन्यायिक पराकाष्ठा हिटलरशाही चल रही है,
तो उस विधानसभा में मेरा फोकस है कि इस विधानसभा को पहाड़ में, वो मेरा गांव की मूल विधानसभा है, तो मैं वहां अन्याय नहीं होने दूंगा। लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम तराई चले गए अपने गांव में, तो तुमने अपनों को तो तुम पूछ नहीं रहे हो। मैंने कहा यार बात तुम्हारी भी सही है। बोले तू बड़ा होगा तो अपनी जगह के लिए, तो यहाँ क्यों नहीं आता, यहाँ क्यों नहीं करता? तो हमने कहा चलो यहाँ भी करें। तो मैं संघर्ष का आदि हूँ। वहां मैंने तमाम सड़कें, जैसे आपको बता, तमाम वहां की ज्वलंत समस्याओं के लिए लड़ रहा हूँ, और निश्चित रूप से वहां भी मैं आपको परिवर्तन करके देखूंगा। इसलिए देवभूमि देवताओं से और सरकारों से भी और आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि आइए हमारे पहाड़ की ओर जी, और घूमिए और पहाड़ को पहचानिए और जानिए कि पहाड़ में वाकई में क्या समस्या है। पहाड़, ये तराई हमारा उधम सिंह नगर, हमारा हरिद्वार, हमारा देहरादून, ये पहाड़ नहीं है। पहाड़ है गोनियारों, पहाड़ है हरीशताल, पहाड़ है नरतोला, पहाड़ है डोली गांव, पहाड़ है कैड़ा गांव, जहां हमारे विधायक जी रहते हैं, और वहां आज भी सड़क नहीं है 4 महीने से, कोई स्वास्थ्य की वजह। पहाड़ है जोशीड़ा, न जाने कितने ऐसे पहाड़ है, तल्ला कांडा, मल्ला कांडा, डोली गांव, जोशीड़ा, जाने कितने ऐसे गांव हैं। इधर ये जमेलिया गांव जहां सांसद जी ने गोद लिया था, ऐसे भीमता, ऐसे ही रामगढ़ में गहना, जो जहां आज भी विकास की किरण के लिए लोग आज भी तरस रहे हैं, उनको पता नहीं कि क्या होता है विकास। तो हम 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया कह रहे हैं हम, और डिजिटल इंडिया कहाँ है मुझे तो पता नहीं। आत्मनिर्भर भारत मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत ऐसे थोड़ी बनाएंगे भाई हम, कि हमको 2 किलो राशन दे दो और एक 1,500 रुपए पेंशन दे दो। ये आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है, आप ठीक है सहाय को दो, लेकिन आज कितने परसेंट लोगों को, वो कह रहे थे, मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था कि कितने करोड़ लोग आज भी सरकारी राशन से बैठे। तो इससे थोड़ी हमारा आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है मैं स्वयं अपने आप में सक्षम हूँ, खुद कमाई कर सकूं, मेरे पास रोजगार हो। ये आत्मनिर्भर भारत की कल्पना होना अच्छी बात है, लेकिन उसको करना के लिए बहुत कठिन समय है। और आज की राजनीति हो रही है कि सस्ती राजनीति करने के लिए काम हो ना हो, न्यूसेंस क्रिएट कर दो ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे से बड़ा भगवान राम का भक्त कौन हो सकता है? खाली भगवान के नाम से हम वोट लेके और जनता को बरगला लें तो भगवान माफ नहीं करेंगे। मैंने ऐसे कई कारण देख लिए। तो मुझे ऐसा लगता है इन सब मुद्दों पर मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आइए एक बार हमारे पहाड़ चले। बिल्कुल, हम वहीं जाके काम करना चाहेंगे। और आज के इंटरव्यू के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।